चलिए, तो क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स? देखिए भाई, इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो नहीं पूछे जाएंगे ना बोर्ड में ना आपके कंपटीशंस में, तो मैं आपको ओरली बता दूंगा क्या होती है इनकी डेफिनेशंस, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं आज कुछ भी, ठीक है? तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है? ये मान लीजिए आपके पास एक ग्लास का स्फीयर है, स्फीयर ऑफ ग्लास। इसको आप पार्शियली कट कर दो इस तरह से, मान लीजिए आपने ऐसे कट कर दिया इसको, ठीक है? जो हिस्सा दिखेगा आपको बाहर की तरफ इस तरह से कट कर दिया। मान लिया आपके पास पूरा एक स्फीयर सा था, ये सर्कल नहीं है, पहली बात ये स्फीयर है, ठीक है? तो स्फीयर था आपके पास, अपने स्फीयर को ऐसे काट दिया तो आपको जो शेप दिखेगी कुछ इस तरह की दिखेगी, है ना? जैसे बता रहा हूं मैं, कुछ बाउल टाइप की, हल्की सी बाउल टाइप की शेप आपको दिखेगी, है ना? जो कटेगा यहाँ पर एक सर्कल सा आपको दिखेगा इस जगह पे, सर्कमफेरेंस सर्कल रहेगा और बाकी अंदर पोर्शन रहेगा उसका, इस तरह से रहेगा ये पार्ट, ऐसा सर्कल, और बाकी एक कर्व रहेगा अंदर की तरफ, ऐसे ही रहेगा ना? तो इसको पार्शियली कट कर दिया मैंने, यानी एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास, हॉलो भी है, ठीक है? हॉलो स्फेरिकल ग्लास को हम कट कर देते हैं पार्शियली, और इसके बाद उस पे हम कर देते हैं पॉलिश। क्या कर देते हैं भाई? पॉलिश। कुछ इस तरह से आएगा ये पार्ट जो मैंने आपको बताया, है ना? और इस पे आप कर दो पॉलिश, या तो पीछे की तरफ कर देनी है आपको पॉलिश इस तरह से। जो इसकी उभरी हुई सरफेस थी उस पे अगर आपने पॉलिश कर दी, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली बन जाएगी ये। अब इसकी भी जरूरत नहीं, इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? जो बनाया हुआ था मैंने आपको समझा दिया क्या बनाना चाह रहा था मैं। अब जो अंदर वाली सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होगा, और इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। अब ये जो मिरर बन गया है इसका नाम है कॉनकेव मिरर। अगर धसी हुई सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, पॉलिश हो जो आपकी वो उभरी हुई सरफेस है, मतलब आउटर सरफेस में अगर पॉलिश की है और इनर सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ऐसे ही इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा भाई? कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से कट कर देंगे उसमें हम, क्लियर होगी बात? और क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। इस बार हम धसी हुई वाली सरफेस पे, ये होगी पॉलिश सरफेस जो पीछे मैंने बना दी है। ये आपकी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेज आएंगी टकरा के फिर वापस लौट जाएंगी। ये जो है आपकी ये पॉलिश सरफेस है, इस मिरर का नाम हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो वो हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। दोनों ही स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? हॉलो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है जिसके किसी एक सरफेस पे पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश अगर उभरी हुई सरफेस पे होगी तो कॉनकेव मिरर बनेगा, धसी हुई सरफेस पे होगी तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है। क्लियर होगी बात? ये थे आपके स्फेरिकल मिरर जो मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब कुछ डेफिनेशंस हैं इन मिरर से रिलेटेड, उन डेफिनेशंस को और हम समझ लेते हैं क्या क्या वो डेफिनेशंस रहेंगी। इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, ये कॉनकेव है इधर वाला, ये वाला आपका कॉन्वेक्स है। तो स्फेरिकल मिरर तो आप समझ गए, अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन लिख लोगे। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल ग्लास व्हिच हैव वन सरफेस पॉलिश्ड। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसमें सबसे पहले आती है पोल। सबसे पहले क्या आती है भाई? पोल। तो पोल क्या होता है? ये सेंटर होता है एक्चुअल में, किसका? मिरर का। मतलब मिरर का मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ऑल डिस्टेंसेस आर जितनी भी डिस्टेंसेस हैं सभी की सभी पोल से ही होती है मेजर, ऑलवेज। ठीक है, ये हम साइन कन्वेंशन में भी पढ़ लेंगे, लास्ट वाली बात जो मैंने लिखी थी, ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। साइन कन्वेंशन बाद में देख लेंगे। तो ये आपका रहेगा मिड पॉइंट इसका, और ये हो गया मिड पॉइंट इसका। तो क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा पोल। अरे क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा।
ठीक है। तो पोल क्या है, एक्चुअल में एक मिड पॉइंट है किसका, मिरर का, या सेंटर पॉइंट हम बोल सकते हैं मिरर का। सारी डिस्टेंस इसी पॉइंट से नपती है, आपको ध्यान रखना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे इमेज की हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे कुछ भी हो। फिर तो दूसरी बात आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दूसरी बात क्या है, अब देखिए मैंने जैसे कहा था कि किसके पार्ट है, ये कटे हुए स्फेरिकल ग्लास के तो पार्ट है, ये भी किसका पार्ट है भाई, कटा हुआ स्फेरिकल ग्लास ही तो है ये, तो उसका भी तो कोई सेंटर रहा होगा। यानी मिरर जिस कटे हुए स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट है, उस स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल को हम लिखते हैं P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं C से। तो यहां भी C हो जाएगा और यहां भी C हो जाएगा आपके पास। ये बात हो रही है किसकी, कॉनकेव की, और ये बात हो रही है किसकी, कॉन्वेक्स की। ठीक है, तो सेंटर मालूम चल गया। अब इसको हटा देता हूं, जरूरत है नहीं इसकी, हटा दो। तो जिस भी हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, वो जिस भी स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्फीयर पहले कंप्लीट करके उसका सेंटर बन जाएगा आपके पास। इन दोनों को, अब तीसरी बात सुनिए, हाँ अच्छा, P और R के जो बीच की डिस्टेंस देखे भाई, पूरा ग्लास अगर हम देखें, जब पूरा ग्लास बनेगा सेंटर और सर्कमफेरेंस तो जो आएगी वो रेडियस आएगी ना। तो जो आपका स्फीयर था, कंप्लीट स्फीयर, उसकी रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि किसके बराबर होगी, अभी यहां पर तो इसी के बराबर रहेगी, है ना। इस तरह से यहां पर ले रहे तब भी आ रहा है, यहाँ पे तब भी आ रहा, सब आ ही रहेगा। वो तो सेंटर को किसी भी पॉइंट से मिला दो इस कर्व के, तो वो रेडियस ही बताएगा। अब इस समय उसको बाद में बना लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो पोल को मिलाती है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं भाई, आर से इसको हम लिख लेते हैं। ऐसे यहां पर इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बातें क्लियर हो गई, सारी बातें मैंने आपको भी बता दी जितनी भी थी। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो मेन है प्रिंसिपल फोकस। किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल फोकस। चलिए उसकी बात कर लेते हैं, वो क्या होता है भाई। या सिर्फ इसको फोकस भी कहते हैं। फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस पॉइंट एक ही बात होंगी, अलग बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर तो एक्चुअल में क्या होता है कि P और C के बीच में बिल्कुल आधे पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। पर वो उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो तो उसकी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली कि पॉइंट जो है हमारा P और C के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है यहां पर भी, और P और C के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है यहां पर भी, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब उस पॉइंट पर क्या ऐसा होता है, तो वो समझना है आपको। किसी भी मिरर पर जो इंसिडेंट रे आपकी आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद, ये मान लीजिए आपके पास रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रेज है आपकी, टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरेंगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर आ गई मैं मुड़ के, और ये रिफ्लेक्शन के बाद मान लीजिए चली गई यहां पर। अब जिस पॉइंट पर ये मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस, इसको लिखते हैं कैपिटल एफ से। या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से निकलती हुई लगती हैं, उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस।
ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है भाई, ऊपर की तरफ अपने हिसाब से कर लेना, मेरे पास स्केल नहीं है तो बन नहीं पा रही एग्जैक्टली मुझसे। अब क्या है देखिए, हुआ क्या था एक्चुअल में, ये मैंने पहले से बना दी, इधर वापस मिलती नहीं इसलिए मैंने पहले से बना दी। ये लाइट की रे टकराई इधर चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे, ब्लैक जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखो इधर तो मिल नहीं, हमें क्या लगेगा कि इस पॉइंट से निकल रही है, ये आपका फोकस है। तो डेफिनेशन किस तरह से होगी, प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट एट विच all the incident rays which are parallel to principal axis after reflection meet, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल थी, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं, या फिर जो इंसिडेंट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से निकलती हुई लगती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना फोकस से निकल रही है बाहर, ये वाली रेज अगर बाहर से देखते हो तो हमें क्या लगेगा, ये दोनों रेज में इस पॉइंट से निकल रही हैं। तो ये आपका है प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेशन की पूछी नहीं आती इसलिए मैंने लिखवाई भी नहीं है, ठीक है। 10th में आपने पढ़ ली होगी ऑलरेडी, तो फिगर आप बना लोगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां पर रियलिटी में मिल गई है, यहां पर ये वर्चुअल फोकस होगा, इसका पीछे की तरफ है, ठीक है। तो अब क्या है, फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। किसकी, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो होती है प्रिंसिपल फोकस और पोल के जो बीच की डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच जो दूरी होती है इसको हम बोल देते हैं फोकल लेंथ। इसे हम क्या बोल देते हैं भाई, फोकल लेंथ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये थे आपके सारी जो डेफिनेशंस थी जो मुझे बतानी थी। हाँ, एक आध छोटी मोटी बातें और रह गई हैं। एक होता है आपके पास एपर्चर। एक क्या होता है भाई, एपर्चर। तो एपर्चर और समझ लो। एपर्चर क्या होता है, मैंने कहा भाई देखिए इस तरह का कुछ पार्ट्स आपका आएगा, जैसे पूरा स्फीयर अगर हम कंप्लीट करें, यहां से मैंने कट कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे मैंने बता रखा है। ऐसे धसी हुई सरफेस होगी, यहां पर पॉलिश कर दोगे तो पीछे वाली सरफेस होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। यहां पर पॉलिश कर दोगे तो बन जाएगा कॉनकेव। अब देखिए इन सभी पॉइंट्स को मिलाइए बाहर बाहर, तो हमें एक सर्कल दिखेगा यहां पर। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। आपने ऐसे काटा है स्फीयर, अब ये जो लाइन आएगी जहां पे कट किया है, अब इमेजिन करो जहां से आप कट करोगे वो चीज क्या दिखेगी, क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा भाई। किसी भी स्फीयर को अगर हम कट करें कहीं से भी, जो क्रॉस सेक्शन हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा, सर्कुलर, है ना। ये सर्कल दिख रहा है बाहर बाहर, धसे हुए पार्ट को मत देखो आप, जो बाहर बाहर पॉइंट होगा वो सर्कल तो होगा। अगर हॉलो था तो इस सर्कल जो बनेगा उसका जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं भाई, एपर्चर। इसको मैं थोड़ा अलग से बना के दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास ये पूरा स्फीयर था, है ना, आपने इसे ऐसे कट कर दिया। जब आप इसे ऐसे कट करते हो तो यहां पर जो आपको दिखता है सामने से क्रॉस सेक्शन, वो कैसा दिखता है आपको, वो दिखता है सर्कुलर। और उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के जो डायमीटर है उसी को हम बोलते हैं एपर्चर। इस तरह दिखेगा। अभी जो डी है ना, इसी को बोलते हैं एपर्चर। यानी साइज ऑफ मिरर क्या है, उसका जो मुंह है वो कितना बड़ा है सामने से देखने पर। तो एपर्चर क्या है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा बाउल है, सर्कल नहीं है, तो डायमीटर जो उसकी सर्कम आगे आगे दिख रही है क्रॉस सेक्शन, उसका डायमीटर, मिरर के क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है उसको हम बोलते हैं एपर्चर। ये कहलाता है आपका एपर्चर, जो मैंने आपको समझा दिया अभी। मिरर होगा तो इस पे ऐसे पॉलिश कर दी मैंने पीछे की तरफ, ये लाइक दिस, ठीक है। इस डायमीटर को हम बोलते हैं एपर्चर, साइज इसका। ज्यादा एपर्चर ज्यादा बड़ा साइज है मिरर का, और स्मॉल एपर्चर तो स्मॉल साइज है मिरर का। क्लियर होगी बात। और कर्वेचर होता है उसका कर्व पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कर्वेचर। ये आपका कर्वेचर है, कर्व कितना है इसका, ठीक है, ये कर्वेचर हो गया। और डायमीटर का क्या लाएगा भाई, एपर्चर। तो छोटी मोटी बातें थी मिरर के बारे में जो ऑलरेडी आप शायद जानते होगी, मैंने आपको बता दी ताकि आपको कभी अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत नहीं है, अगर जानते हो तो भाई बहुत अच्छी बात थी। चलिए तो अब बढ़ चलते हैं आगे, जो काम की बात है जो हमारे कंपटीशंस में या फिर बोर्ड में पूछी जाएगी, वो आपको समझनी है बातें। क्लियर हो गई बात। चलिए तो अब देखते हैं क्या क्या बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। किसकी, साइन कन्वेंशन। आप देखो पहले,
साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज measured फ्रॉम पोल। पहली बात तो ये, सभी डिस्टेंस आपको पोल से ही मेजर करनी है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। द साइन ऑफ ऑल डिस्टेंसेस which are measured which are directed, लिखते हैं ना, which are directed along the direction of incident rays। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जिस तरफ भी चल रही होंगी, मोशन लिखता हूं ना, फिर मोशन लिखने ज्यादा सही रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इंसिडेंट रेज एंड वाइस वर्सा। बस तो ही साइन कन्वेंशन है, इसके अलावा कोई और दूसरी बात करनी ही नहीं आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे आपको मेजर करना है। मान लीजिए आपके पास एक कौन सा मिरर है भाई, एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया मिरर का पोल। अब मान लीजिए जो इंसिडेंट रेज है कुछ इस तरह से आई, ऐसे, ये आपकी इंसिडेंट रेज है, जो मैंने ब्लैक ब्लैक बना दी है वो क्या है भाई, इंसिडेंट रेज है। तो पोल को तो आप मान लो क्या, सेंटर। जो भी डिस्टेंस आपकी, अगर ये पोल है तो जो भी डिस्टेंस आपकी इस तरफ होंगी वो हो जाएंगी नेगेटिव, जो भी डिस्टेंस आपकी इस तरफ मेजर होंगी वो हो जाएंगी पॉजिटिव। पोल से लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा, पोल से राइट साइड में पॉजिटिव आएगा, पोल से ऊपर की ओर पॉजिटिव आएगा और पोल से नीचे की ओर नेगेटिव आ जाएगा। ये साइन कन्वेंशन है आपके, जो मैंने आपको बताया। अगर इंसिडेंट रे इस तरफ चल रही है तो जो भी डिस्टेंस इस तरफ, देखिए पोल से मेजर होनी है तो पोल से इस तरफ जो भी मेजर होंगी पॉजिटिव, पोल से जो भी इस तरफ होंगे वो नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होती है हमेशा, ये तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे इन ऑल कंडीशंस। ठीक है, मान लीजिए किसी केस में ऐसा हो रहा हो कि मान लीजिए आपका जो मिरर है वो इस तरह से रखा हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसा हो रहा होता तो क्या होता, ये इंसिडेंट रेज मान लीजिए आपकी इस तरफ से आ रही है, ठीक है, ये कौन है, इंसिडेंट रे है। तो उस केस में जो भी, ये पोल हो गया, जो भी डिस्टेंस आप इस तरफ लोगे उसको लोगे नेगेटिव, जो भी इस तरफ लोगे उसको लोगे पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा भाई और इधर हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। ये है पूरी बात। इंसिडेंट रे जो मैंने आपको बता दिया अभी, तो इंसिडेंट रे का जो मोशन है उसके अराउंड जब भी पोल से आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो पॉजिटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दोनों मैंने आपको बता दिया साइन कन्वेंशन किस तरह से होंगे। तो ये हो गया भाई साइन कन्वेंशन के बाद। चलिए ये भी बात निपट गई, अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। किसकी, इमेज फॉर्मेशन की भी बात कर ली जाए आज की आज ही, है ना। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको इमेज बना बना के दिखा रहा हूं, कंडीशन लिख दूंगा, आपको देख लेना है वर्चुअल है, रियल है क्या नहीं है, सारी बातें, ठीक है। वर्चुअल इमेज तब बनती है जो मिरर के पीछे होती है, और मिरर के जो सामने आ गई उसको बोलते हैं रियल इमेज, है ना। चलिए देखते हैं तो क्या सिस्टम बनेगा। क्लियर होगी बात। इमेज फॉर्मेशन बाई, ये सब आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं एक बार हल्का से अब सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। कौन के, क्योंकि इसका ग्राफ भी हमें बनाना पड़ेगा जो कि आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो ग्राफ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, वहां पर आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप बढ़िया तरह से देखते रहे ध्यान से, अगर आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बार दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा।
इनफाइनाइट पे अगर आपकी ऑब्जेक्ट रखी है तो उस केस में इमेज कहां और कैसी बनती है वो देख लें एक बार। ये हो गया आपके पास क्या, एक स्फेरिकल मिरर लिया पहले मैंने, है ना, एक स्फेरिकल मिरर आपने लिया बड़ा सा, आप भी हमेशा एक सर्कल सा बना के और उसके बाद उसे वापस मिटा देंगे। ये हो गया पोल, इसको मैं सीधा ऐसे मिला देता हूं तो यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगा और बिल्कुल आधे पर आता है आपके पास फोकस। इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है वो एक दूसरे के आधे पर होते हैं। फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच में, मिड पॉइंट पर। ये प्रूफ हम करेंगे बाद में। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट से एक पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट आपने ली है, जैसे भी ली, उससे जो रेज निकलेंगी जब हमारे पास तक आएंगी तो पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं जो पैरेलल रेज है वो कहां जाकर मिलती है, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट से निकलने वाली कोई भी दो रे जब हमारे पास तक आती है तो हमारे पैरेलल हो जाएंगी। वो जब भी रेज एक दूसरे के पैरेलल है मतलब वो इनफाइनाइट से आई है, ठीक है। जब भी इनफाइनाइट से कोई दो रे हमारे पास तक आएंगी तो वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, लगभग हमें पैरेलल से दिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल लाइंस कहां मिलती है, जाके इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से निकलने वाली रेज पे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। तो आपकी रेज जो आएंगे वो इस तरह से आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल, और हो सकता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हों। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होंगी, वो भी सकती है और नहीं भी सकती। तो पहला केस हम लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, और एक दूसरे के तो वो कंफर्म पैरेलल होंगी ही होंगी। इस तरह से मैंने दो रेज ले ली। अब दो या दो से अधिक रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आकर मिलती है उसी को हम बोलते हैं इमेज, और जहां पर दो रेज मिलती है वहीं पर हम सभी रेज को मिलाते हैं। फिर यह आइडियल कंडीशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन यहां पर हमें ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में कुछ दोष भी होते हैं, वो सभी रेज को एक ही पॉइंट पर नहीं मिलाता है, पर उस एब्रेशन को, उस दोष को हम इग्नोर कर दें तो हमें सभी जो रेज है एक ही पॉइंट पर मिलानी है रिफ्लेक्शन के बाद, तो वही हमें क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो ये आई रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी, और रिफ्लेक्शन के बाद एरो जरूर बनाएंगे सभी बच्चे, एरो जरूर ध्यान से बनाएं। जो ब्लैक है वो इंसिडेंट रे है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस थी, इनफाइनाइट पे इमेज रखी हुई है, तो कहां पर आकर मिलती है, फोकस पर। जहां पर ये मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। इतना वाला केस है जब आपके पास क्या है, रेज एक दूसरे के तो पैरेलल हैं ही, साथ के साथ वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है तो उससे आने वाली रेज हमारे पास तक आते आते एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, ये कंफर्म्ड बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो एक दूसरे के भी पैरेलल, एक दूसरे के तो पैरेलल होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो सकती थी इस केस में। अब एक और केस, अगर वो सिर्फ एक दूसरे के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो उस केस में कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया मैंने। अब जो रेज है वो सिर्फ एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह से भाई, कुछ तो भी इस तरह से है। अगर मेरी रेस पैरेलल ना बने भाई तो आप लोग पैरेलल ही बनाना, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है जिससे मैं मेजर करके बना सकूं पैरेलल रेस, ठीक है। तो मैं लगभग पैरेलल बनाने की कोशिश करता हूं, कभी कभी पैरेलल ना भी लगे तो आप समझ लेना पैरेलल ही है। अब ठीक दिख रही है पैरेलल सी, ठीक है, काम काम चला लेते हैं, पैरेलल सी लगभग पैरेलल है, आप ऐसे मान लो, ठीक है। ये दो इंसिडेंट रेस थी पैरेलल, जो एक दूसरे के पैरेलल आई। अब देखिए ये फोकस है, अब जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकस पॉइंट के जस्ट नीचे बनेगी, इस तरह से। फोकस पर नहीं बनेगी, फोकल प्लेन में बनेगी। फोकस के नीचे या ऊपर, अगर ये नीचे जाती है जिस तरह से तो फोकस के जस्ट ऊपर बनती इमेज, यहां पर फोकस के जस्ट नीचे बनेगी इमेज। तो जो इमेज होती है तो फोकस पर ही बन जाती है, जब रेज एक दूसरे के पैरेलल तो होती है, साथ में प्रिंसिपल एक्सिस की भी पैरेलल होती हैं, तो फोकस पर बनती है। अगर वो सिर्फ एक दूसरे के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उस केस में वो फोकल प्लेन में बनती है। इमेज फॉर्म, नंबर फर्स्ट, एट फोकस और फोकल प्लेन।
नंबर सेकेंड ऑफ पॉइंट साइज, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ पॉइंट साइज रियल। क्यों भैया, आप जानते हो रियल है तो मिरर के आगे बन रही है मतलब रियल है। चौथी बात, इनवर्टेड, उल्टी भी बनती है, कैसी है, इनवर्टेड। साइज छोटा हो गया, फोकस है, फोकस पॉइंट पर हो गई, रियल हो गई और इन्वर्टेड हो गई। तो ये चार बातें ही आपको यहां पर देखनी थी। तो चार बातें मैंने आपको सिखाई। साइज कहां पर, रियल के वर्चुअल, उल्टी या सीधी। ये तो आ गया पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनाइट। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं भाई, नंबर सेकेंड देखिए। सेकेंड केस में हम आ जाएंगे फाइनाइट डिस्टेंस पर, लेकिन बियॉन्ड सी। अब इनफिनाइट नहीं रहेगी, दूरी मेजरेबल होगी लेकिन वो होगी बियॉन्ड सी। When object is placed beyond C at finite distance, तो इस केस में कैसी कैसी इमेज बनेगी भाई। कॉनकेव मिरर ये पढ़ रहे हैं पहले अभी, मिरर आप लोग बिल्कुल साफ साफ बनाएंगे देख के अच्छा सा। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं अपने हिसाब से बना लेता हूं। कर्व सरफेस, ये C है मान लीजिए, ये F पॉइंट है, तो यहां पर कहीं आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया मान लीजिए AB। क्या नाम हो गया इसका, AB, ठीक। अब B पॉइंट की इमेज बनाऊंगा, A पॉइंट की इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी, कंफर्म्ड है, क्योंकि इससे एक रेज जाएगी सीधी, वो टकरा के सीधी वापस आएगी। तो बाकी जो भी रेज A से निकलने वाली काटेंगे तो काटेंगे तो इसी लाइन पर, क्योंकि एक रे हमारे पास इसके पैरेलल है, जहां पे भी कट करेंगे इसी लाइन पे करेंगे। तो इस A पॉइंट की इमेज इसी लाइन पर बनेगी, पर B पॉइंट पे बना के देखते हैं, फिर सीधा मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। एक रे आपने ले ली पैरेलल, अब मैं अलग अलग कलर से बनाता हूं। ये हो गया ब्लैक आपके पास ऑब्जेक्ट, एक रे लिया आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर भाई मेरी रे पैरेलल ना बने तो समझ आना ये पैरेलल ही है। तो पैरेलल रेस टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से, इस तरह से, ठीक है। ये मेरे पास फोकस पॉइंट है जहां से गुजर रही है, सी में रख दूंगा बाद में, ठीक है फिर। और एक लाइट की रे आप ले सकते हो कहां से, फोकस से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन गुजरती है, टकराने के बाद वो, देखिए भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, इसका मतलब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कोई भी ऐसी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी भाई, फोकस से होकर गुजरेगी, कंफर्म बात है ये, ठीक। और जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से होकर आ रही है, इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से आ रही है, कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थ्रू आई तो टकराएगी, है ना, और फिर वैसे ही वापस लौट जाएगी, ऐसे ही वापस लौट जाएगी। इस तरह से जहां पर एक कट करेंगी दोनों, ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड और ये हो गया एक रिफ्लेक्टेड, वहां पर आपकी इमेज बी पॉइंट की इमेज बनेगी, बी डैश सीधा मिला देंगे इस तरह से, तो आ जाएगा आपके पास ए डैश। तो सी और एफ के बीच में आपके पास आएगी यहां पर जो इमेज आएगी। अच्छा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, व्हेन ए रे falls perpendicular to mirror, it returns back on the same path. और जब भी कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो हमेशा वो 90 पे जाके टकराएगी। क्यों भाई, रेडियस बन जाएगी ना, ये सेंटर हो गया, ये कर्व हो गया आपके पास, जो आएगी रेडियस होगी 90 पर जाके टकराएगा।
रेडियस सर्कमफेरेंस पे 90 तो बनाएगी, सरफेस पे 90 तो बनाएगी यहाँ पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो कर लेती है एज इट इज। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉ में कहा गया था आई और आर बराबर होते हैं। यहाँ पे नॉर्मल जो आता है वो भी हमेशा सी से गुजरेगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है, इस सरफेस पे 90 बनाती हुई लाइन जो आएगी वो हमेशा सी से गुजरेगी। तो हम जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन का लॉ अगर यहाँ पर लगाएंगे तो नॉर्मल यही लाइन हो गई, यही इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी यही होगी एज इट इज। आई और आर दोनों जीरो होंगे। यहां पर जो इमेज बनी है वो कैसी है, इमेज फॉर्म्ड इज, भाई कैसी पाई गई इमेज? नंबर फर्स्ट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, सी और एफ के बीच में कहीं बनेगी। सेकेंड है इसकी बात जो स्मॉल इन साइज। नंबर थर्ड बात कर लें तो रियल और फिर इन्वर्टेड। रियल हमेशा इन्वर्टेड भी होगा मिरर में। मिरर में अगर रियल बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड भी होगा। देखो बी डैश ऊपर, बी ऊपर था, बी डैश नीचे आ गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इन्वर्टेड पलट गई इमेज। इन्वर्टेड का मतलब हो जाएगा उल्टी, ऐसी है तो यहां पर उल्टी बनेगी इमेज, जो बनेगी उसमें उल्टी दिखेगी आपको इमेज। ठीक है, मिरर में जब भी आप देखने की कोशिश करोगे तो ये हो गया आपके पास बात, इमेज फॉर्म्ड इज। अब इसके ये केस हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। भाई इसे नोट कर लो आप। फिर अगला देखो, प्लेस्ड एट सी क्या होगा, ये थर्ड केस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चार बातें तो होगी इसके लिए। हर बार चार ही बात आपको पता करनी है। रियल है कि इन्वर्टेड है। रियल का मतलब हो गया मिरर के सामने, मिरर के सामने बनेगी तो रियल, पीछे बनेगी तो इन्वर्टेड। ये मिरर के लिए, हर एक मिरर के लिए ये चीज वैलिड है। जब भी वर्चुअल इमेज होगी तो यहां कहीं बनेगी। तो ये पॉइंट आपने सी मान लिया और सी पर ही आपने अपनी एक ऑब्जेक्ट रख दी जिसका नाम है ए बी। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। कहां पे रखी है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दी हमने ऑब्जेक्ट। एक लाइट की रे ले ली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमें पता है कहां से गुजरेगी भाई, वो फोकस से गुजरेगी। जिस पॉइंट से गुजरेगी उसका नाम तो हो गया फोकस, बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ये। और रुक जाइए भाई, मिड पॉइंट नहीं बनाएंगे तो फिर इमेज सही से नहीं बनेगी। पहले इसको मिड पॉइंट ही बनाओ एग्जैक्टली। थोड़ा इधर बना दिया मैंने, यहां पे कहीं मिड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा जो इमेज बनती है ना, मैं पहले से बना देता हूं भाई, क्योंकि अपने पास देखो दिक्कत आएगी, स्केल तो है नहीं तो इमेज इसकी उल्टी बनती है, बिल्कुल सेम साइज की बनती है। अब मैं इन पॉइंट्स को मिला दूंगा आपस में, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। जो पहली रे है वो रिफ्लेक्शन, देखिए ये इंसिडेंट रे, ये इमेज ऐसी बनेगी। अभी इमेज को आप मत देखो, क्योंकि फिर मेरा बनता नहीं, फिगर आगे पीछे हो जाती है रेज। स्केल नहीं ना मेरे पास, तो आपने यहां से ली। अब ये हो गई आपके पास रिफ्लेक्टेड, बाद में देखेंगे इमेज को हम। दूसरी जो लाइट की रे लोगे आप, वो फोकस से गुजरती हुई लोगे। किससे गुजरती हुई लोगे भाई? फोकस से आप गुजरती हुई लाइट की रे ले लो। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी इस तरह से, फोकस से होकर आने वाली जो रे है इंसिडेंट, ये दोनों इंसिडेंट रे जो ब्लू बनी है, रेड वाली आपके पास रिफ्लेक्टेड है। दो रिफ्लेक्टेड जहां पर मिलेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। किस पॉइंट की? बी पॉइंट की। पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज एक साथ नहीं बनाओगे, आप सिर्फ एक पॉइंट की बनाओगे। तो बी पॉइंट से दो रेज लोगे, रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी मिलेंगी वहीं पर बी की इमेज बन जाएगी। और हम जानते हैं ए की इमेज तो वहीं पर आनी है जहां पर ए है, तो आपका ए डैश यहीं पर आ जाएगा एग्जैक्टली, और सी भी आपका यहीं पर है। तो ये जो इमेज बनती है एग्जैक्टली जहां पर थी वहीं पर बनती है इमेज। इमेज फॉर्म्ड कैसी है इस बार? नंबर फर्स्ट एट सी पर ही आएगी। नंबर सेकंड सेम साइज। नंबर थर्ड रियल है। नंबर फोर्थ क्या बात आ गई? इन्वर्टेड है। ये लो, ठीक, तीसरा केस भी हो गया। नोट कर लो आप, इसको बना भी लो, फिगर एग्जैक्टली जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आपके पास स्केल हो गया, आप साफ साफ बनाना।
इसके बराबर पहले एक ले लेना, फिर उसके बाद ऐसे मिलाना, वरना आपका बनेगा नहीं, आगे पीछे बनेगी इमेज, या तो यहाँ बन जाएगी या तो यहाँ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली स्फेरिकल कर्व होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए पॉइंट, नाप पे बनेगा तो आपका सही आ जाएगा, सेंटर होना चाहिए इस कर्व का, तभी तो आपका एग्जैक्टली आएगा। अगर आप बिना सेंटर लिए बना रहे हो इसको तो फिर आगे पीछे थोड़ा सा आएगी इमेज। अगर आप सारी कैलकुलेशन सही रखते हो अपनी, ये सेंटर ही होता है इस कर्व का रियल में, तो आपका हमेशा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और भैया आप ऐसे यहाँ पे एक कर्व बनाते हो, सेंटर जहां माना है वहां मान लिया, फिर आधे पर फोकस पॉइंट मान लेते, फिर आगे पीछे से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सही थोड़ी माना है। तो पहले सेटिंग करनी पड़ेगी, अगर आप ऐसे बना रहे हो हाथ से फिगर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बना रहे हो, तो फिर आप इसके पहले ही नीचे इमेज बना लेना, ऑब्जेक्ट जैसे नीचे इमेज बनाना, फिर सीधे इसको यहाँ से मिला देना, इसको यहाँ से, इस तरह का फिगर आप बना दोगे, वरना आपका फिगर ही नहीं बन पाएगा सही से, आगे पीछे आएगी हमेशा इमेज, सी पर नहीं आएगी, आने सी पर चाहिए पर सी पर आपके आ नहीं पाएगी हमेशा। चलिए भाई, तो ये हो गया आपके पास थर्ड। अब बात कर लेते हैं हम ऐसे ही फोर्थ केस की। तो फोर्थ केस में क्या करोगे आप, अब जो है आपके पास कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, अब हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हम रखेंगे अपनी ऑब्जेक्ट, ये सी हो गया, ये मान लीजिए एफ हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो हम रखेंगे वो यहां पे रखेंगे, इस बार इसका नाम रख लिया हमने ए बी, ये है आपके पास मिरर, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया आपके पास, ये पॉइंट हो गया, तो वही सब कुछ है। फिर से आप एक रे ले लोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो फोकस से गुजर जाएगी, अरे कहां से गुजर जाएगी भाई, फोकस से, ठीक है, ये, और एक लाइट के लिए आप लो कहां से, जो आपकी गुजरे खुद फोकस से, या कहीं से भी ले सकते हो, जहां से आपको समझ में आए वहां से ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। देखिए इनके नियम पता है हमें कि फोकस से जो पास होगी वो कहां से गुजरेगी, वो उसका नियम हमें पता है ना, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से गुजरेगी उसका भी हमें पता है, इसलिए हम यही रेस चुनते हैं मोस्टली जब भी हम अपने उसमें चुनते हैं। तो अब आपके पास एक रे लेनी है जो फोकस से होकर गुजर रही हो, ये इंसिडेंट रे है भाई, इस तरह से। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद देखिए, रिफ्लेक्शन यहां पर एरो बना दो, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आई थी, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां आएगी, और सीधा बना लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है, आपको सीधा दिख रही है, ठीक है। अब ये जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद सीधी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप यहां पे कट करेंगे ऐसे। अब दोनों रेज जहां पर कट करती हैं वहीं पर क्या बन जाएगी आपके पास, पॉइंट बी की इमेज, जिसका नाम हो जाएगा बी डैश, सीधे ऐसे मिला दोगे तो यहां पर बन जाएगा आपके पास ए डैश। अब की बार देखो क्या हो गया, इमेज जो है वो बियॉन्ड सी चली गई है। अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्म्ड। नंबर फर्स्ट, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगी, ठीक है, ऑफ लार्ज इन साइज, अब की बार साइज में बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी इमेज, रियल होगी और इन्वर्टेड भी होगी, इस तरह से, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई। सी और एफ के बीच आप कहीं भी रखो, आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगी, जितना आप सी की तरफ आओगे उतनी ये इमेज इस तरफ चल रही थी। देखो हुआ क्या था, आप यहां थे तो आपकी जो इमेज थी वो फोकस पर थी, जैसे सर पास है वैसे वैसे वो दोनों आकर सेंटर पे आकर मिल गई। आप यहाँ के रखे, यहाँ की इमेज बनी थी आपकी सी और एफ के बीच में, फिर सी पे रखा, दोनों मिल गई, फिर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दी तो ये पीछे चली गई, फिर फोकस पे आके इनफिनिट पे चली गई। ऐसे हो रहा है रिवर्स, इस तरह से ये फोकस से चलना शुरू करती है इमेज और इनफिनिट से ऑब्जेक्ट, फिर दोनों आकर सी पर मिल जाती हैं, फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, फिर ऑब्जेक्ट आपकी एफ तक चलेगी तो ये चलेगी इनफिनिट तक। ऐसे समझ गए ना बात, इस तरह से हो रहा है पूरा प्रोसेस ये। अब अगला केस जो है उसमें क्या है, सीधे एफ पर रख कर देखते हैं। हाँ, इसमें सारी बातें कर दी मैंने, ठीक है, इस फिगर को भी आप बना लो। अब अगली बात कर लेते हैं, तो अगली बात में क्या आएगा, एट एफ, एट एफ क्या होगा वो भी देखो आप। When object is placed at F, चलो भाई एट फोकस की भी बात कर ली जाए, तो एट फोकस क्या बात बनेगी वो भी देखो आप, इनफिनिट पे जाएगी इस बार इमेज,
ये फोकस है पॉइंट आपका, जहां पर आपको रखनी है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया मैंने ए बी। अब इससे वही एक लाइट की रे तो आपको लेनी है पैरेलल। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से गुजरेगी इस तरह से, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से गुजरेगी, इस जगह से मैंने गुजार दी, है ना। और अगर हम बात करते हैं एक रे ऐसी लेने वाला हूं मैं, अब ध्यान से देखना, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, हेडिंग थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। एक रे आप कुछ इस तरह से ले लो, ये आपका मिरर था, ठीक है, इस तरह से। एक रे आप ऐसी लो जो 90 पर जाए, ऐसे पैरेलल नहीं, थोड़ी सी इधर कर लो, इंसिडेंट रे लेनी है ना। तो इंसिडेंट रे भाई देखो, यहाँ इस पॉइंट से इधर भी निकलेंगे, इधर भी कैसे भी रेज निकलेंगी बहुत सारी। तो ये मैंने एक ले ली इंसिडेंट रे ऐसी। अब ये मान लीजिए 90 पे गई है, कहां पे गई है, 90 पे, तो टकरा के वैसी वापस लौट आएगी। और हम जानते हैं जो भी 90 लाइन होगी उस चीज से गुजर रही होगी। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, तो सी से पास होगी ये। और ये दोनों जो रेस हैं वो हमेशा पैरेलल होंगे एक दूसरे के। कैसे होंगी, पैरेलल। तो इमेज कहां बनेगी जाके, इनफाइनाइट पे जाकर इमेज बनेगी इसकी। अरे यहां से लाइट गिरेगी ब्लू, देखो टकराने के बाद वैसे वापस क्यों चलेगी, क्योंकि 90 पे थे, और हम जानते हैं 90 का मतलब हो गया रेडियस थी वो, बस आधी यहां शुरू हुई थी इस जगह से। अब ये कोई मिरर है, ये सेंटर है, अब ये रे ऐसी हो, चाहे यहां से मिटा दो तभी तो 90 बनाएगी, ऐसे थोड़ी कि यहां से आएगी तभी 90 बनाएगी। मेरे तो यहीं पे रही ना एग्जैक्टली, अगर यहां से भी शुरू होती तभी तो 90 बनाती है। इसको पीछे बढ़ाओ तो इसी पॉइंट से गुजर जाएगी वापस। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो गई, एक दूसरे के पैरेलल। ऐसा पाएगा कैसे हो गई भाई, एक दूसरे के पैरेलल। तो अब क्या हो जाएगा, एट इनफिनाइट बनेगी इमेज। वेरी लार्ज इन साइज, इनफिनाइट साइज की हो जाएगी, ठीक है। रियल, चौथी बात हो जाएगी इन्वर्टेड, क्योंकि यहां पे कहीं नीचे मिलेंगी इस जगह पे, बी पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, पर ए आपका यहां पर होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, साइज में बहुत बड़ी हो जाएगी। इसका अगला केस देखिए भाई, लास्ट केस रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये भी मिटा देता हूं, इसको बना दिया होगा आपने। अब लास्ट बच गया है जिसको हम बोलेंगे पी और एफ के बीच में रखिए ऑब्जेक्ट। फोकस और पोल के बीच में आ जाए आपके ऑब्जेक्ट। ये आपका पोल है, ये आपका मान लीजिए फोकस है, इसके बीच में यहां कहीं ऑब्जेक्ट है आपके पास ए बी, ठीक। एक लाइट की रे आपने ली पैरेलल, तो हम जानते हैं कहां से गुजरेगी भाई, वो तो गुजरेगी आपकी फोकस से होती हुई, ठीक, फोकस से होती हुई गुजरेगी इस तरह से, ठीक, ऐसी। और एक लाइट की रे फिर से आप ले लो भाई, ये मान लीजिए आपके पास सी पॉइंट है, ये क्या है, सी पॉइंट है। तो एक लाइट की रे आपको लेनी है इस तरह से, 90 के एंगल पर, मतलब वो सी से गुजरेगी वापस टकराने के बाद। तो ये दोनों हो गए इंसिडेंट, जहां पे मैंने एरो बनाई जाते हुए। अब वापस आने की भी एरो ये बनानी पड़ेगी, क्योंकि 90 पे गई थी, तो वापस आने के बाद कहां से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये दोनों लाइन की दूरी इधर बढ़ रही है, इधर तो मिलने से रही, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां कहीं मिलेंगे ये दोनों। तो अब की बार जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बन जाएगी। बिहाइंड मिरर, लार्ज होगी साइज में, वर्चुअल होगी इस बार, झूठी है क्योंकि मिरर के अंदर चली गई। और चौथी बात होगी आपकी इरेक्ट, सीधी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी,
ये 4 बातें आपको मिलेंगी जो मैंने आपको बता दी। अरे क्लियर हो गई बात क्या? तो इस तरह से आपके पास ये सिस्टम बैठेगा जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए कॉनकेव मिरर के बारे में सारी बातें। अब कॉनकेव मिरर में जितना दूर होती है ऑब्जेक्ट उतनी स्मॉल बनती है इमेज, जितना आप पास आओगे उतनी इमेज बड़ी होती जाएगी। तो अगर आपको पहचानना हो तो आप समझ लेना, अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है उसमें बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को मैं देखता हूँ छोटा दिखेगा, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पास आएगी वैसे वैसे साइज बढ़ेगा इमेज का। तो अगर आप किसी कॉनकेव मिरर के सामने चलना शुरू करो तो आपकी जो इमेज है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगी अपने आप। तो आप समझ लेना कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव मिरर है। अरे कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस की, बिल्कुल सिमिलरली। कॉन्वेक्स मिरर देखिए, ये आपके पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसमें पॉलिश इधर होती है पीछे की तरफ। ये हो गया आपके पास पोल, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ये कहीं आपके पास फोकस होगा। तो इसमें दो ही, क्योंकि भाई इधर तो अपने पास कोई पॉइंट नहीं है जहां पर हम रेफरेंस मानेंगे, सारे पॉइंट इस तरफ है और ऑब्जेक्ट को हमें रखना इस तरफ होगा, सामने रियल ऑब्जेक्ट होगी। तो एक तो वो इनफिनाइट डायरेक्ट होगी पहले केस में, कहां रखी होगी भाई? साइड पे रखी होगी। तो वही बात है, इसमें जो रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, एक दूसरे के तो पैरेलल कंफर्म होगी, प्रिंसिपल एक्सिस की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। टकराने के बाद ये जिस पॉइंट से निकलती हुई दिखेंगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर गई, ये आई टकरा के इधर चली गई, ये आई टकरा के इधर चली गई, दोनों को पीछे बढ़ाऊंगा, जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसी पॉइंट का नाम हो जाएगा फोकस, और वही आपकी इमेज होगी। ये हो जाएगी आपके पास इमेज आई। ये क्या हो जाएगी भाई? इमेज आई। यहां पर जो इमेज है वो कैसी है? नंबर फर्स्ट, एट फोकस। नंबर सेकेंड, वेरी स्मॉल इन साइज। नंबर थर्ड, वर्चुअल। और इरेक्ट भी बनेगी। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट लिख देना आपको हमेशा, ध्यान रहे बात, ठीक है? वर्चुअल होगी तो कैसे लिखना है? इरेक्ट लिखना है हमेशा। इरेक्ट का मतलब है सिर का सिर और पैर का पैर। देखिए, हाँ ये ऐसे भी बन सकती थी, तिरछी लाइट की रेज आती तो इस फोकस पॉइंट के नीचे या ऊपर होती, ठीक है? तो आप बना लो अपने आप। और दूसरा बात है, जब भी ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पर हो, अब फाइनाइट भाई मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर हो, कहीं पर भी हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ना हो बस, क्योंकि हमारे पास एफ और सी इधर तो है ही नहीं ना इसमें, तो हम तो बोल नहीं सकते बियॉन्ड सी बियॉन्ड एफ है, कोई पॉइंट ही नहीं है इस तरफ इस बार। ये मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रख दिया आपने ए बी, इससे एक लाइट की रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो टकराने के बाद कहां से आती हुई लगेगी? हमें इधर चली जाएगी, और इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो जहां पर आएगी वो फोकस पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? और एक आप ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई लाइट की रे, ये मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आप ऐसे मान लो कि एक लाइट की रे आपकी जा रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, मतलब ऐसे मिलती हुई, तो 90 बनाती है यहाँ पर। एक लाइट की रे बिल्कुल सीधी ऐसी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होती, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो वो कहां से गुजरेगी भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम जानते हैं इसी पाथ पे वापस चली जाएगी, वो ऐसे वापस लौट जाएगी, 90 पे टकराई है ना मिरर से, तो मिरर से 90 पे टकराने का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहती थी वो। अगर इसको पीछे बढ़ाऊंगा इस तरह से, अब एक तो ये रिफ्लेक्टेड और एक ये रिफ्लेक्टेड, कभी इधर तो मिलेंगे नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो यहां पर कहीं मिलती हुई लगेंगे हमें, ये आपका हो जाएगा बी डैश, और सीधा मिला दूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास ए डैश। तो ये हो गया आपके पास इमेज ए डैश बी डैश, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश कहां बन रही है? बिहाइंड मिरर
बिटवीन P एंड F, जो इमेज है P और F के बीच में, ये F है ना आपका पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है इस पॉइंट का नाम F है, तो P और F के बीच में आपको इमेज मिलेगी। साइज कैसा रहेगा? स्मॉल। है कैसी? वर्चुअल। और कैसी है? इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअली बनती है इमेज, और कॉनकेव से रियल और वर्चुअल दोनों बन सकती है। तो ये थी पूरी बात कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा सारा जितने भी पॉसिबल थी सब मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन बता दी स्पेक्ट्रल मिरर की, कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या है, और उससे इमेज कब कब कैसे कैसे बनेगी, कहाँ कहाँ रखी और ऑब्जेक्ट तो कहाँ कहाँ इसकी इमेज बनती है, कैसे कैसे बनती है। जो आज का वीडियो लेक्चर है काफी लेंथी हो रहा है, तो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कवर, हम इसका मिरर फॉर्मूला निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ निकालेंगे, और हम फिर ग्राफ भी सीखेंगे उसमें। तो ये काफी लेंथी हो जाएगा अगर मैं एक ही सारी चीजें इसी में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है।